नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोट चोरी विवाद को लेके। दरअसल ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बीजेपी इसको शांत करने के लिए जितना सोच रही है कि आग में पानी डालें, वो पानी दरअसल आग में घी का काम कर रहा है और बीजेपी का हर कदम उसी पे सवाल खड़ा कर दे रहा है। रिसेंटली अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, उनके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की, पर उल्टा वो कांग्रेस के आरोपों को ही और मजबूत कर दिए और अनजाने में वोट चोरी के मामले को और ज्यादा ऑथेंटिसिटी खुद ही दे दिया। तो आइए समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है और कैसे कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर को उन्हीं के आरोपों में, उन्हीं के सवालों में घेर लिया है। तो जैसा कि आपको पता है, सारी कहानी शुरू होती है राहुल गांधी के उस एटम बम से, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक विधानसभा सीट पे 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी हैं। और उसके बाद जैसे पूरे देश में एक कैंपेन शुरू हो चुका है, जगह जगह से, हर कोने से, सोशल मीडिया पे लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं और चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको सामने रख रहे हैं। और हर बीते दिन के साथ राहुल गांधी के साथ और लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनका जो आरोप है उस पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है और उसका वैलिड रीजन भी है। एक ही घर से 40-40 वोट निकल रहे हैं, एक ही व्यक्ति के कई जगह, कई राज्यों में वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है, मृत लोगों का नाम सूची में है, जिंदा लोग सूची से गायब हैं। और इन सारे सवालों का जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है। और उससे भी दिलचस्प बात यह हो रही है कि सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है और जवाब भाजपा की ओर से, कभी भाजपा के मुख्यमंत्री, कभी भाजपा के मिनिस्टर, यहां से आ रहा है। और राहुल गांधी का ये जो कैंपेन है ये सोशल मीडिया पर अब इतना वायरल हो चुका है, लाखों लोग इससे जुड़ चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले ही इसको जगह ना दी हो, पर सोशल मीडिया ने अपनी पावर दिखा दी है और कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का नाम देकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में काफी हद तक कामयाब होती दिख रही है। अब भाजपा के लिए ये बहुत ज्यादा संकट का समय था, तो मोदी और शाह ने सोचा कि किसी को आगे करते हैं, किसी तरीके से इस कैंपेन को रोका जाए, इस नैरेटिव को तोड़ा जाए। तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नेता अनुराग ठाकुर को आगे किया। अब ठाकुर साहब ने तो कांग्रेस पे समझ लो आरोपों की झड़ी लगा दी, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे फैक्ट लेकर आए थे। उनको लगा था कि बस इसके बाद तो अब कांग्रेस चुप हो जाएगी, उसके पास कोई जवाब बचेगा नहीं। पर पॉइंट ये था कि अगर ठाकुर साहब सबूत थोड़ा कम लाते तो शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बुरी तरीके से नहीं पिटती, इतनी बुरी तरीके से वो घिरते नहीं। पर सबूतों की अति ने उनको ही फंसा दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नाम जो है वो 1980 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनी थी। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना फैक्ट सही है, ये बात की बात है। पर अगर हम ये बात मान भी लें कि अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं वो बात सही है, तो यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसको सही करने की जरूरत है। बस फर्क ये है कि आप एक गांधी परिवार को पकड़ के बैठे हो और कांग्रेस बता रही है कि कैसे एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट हैं। तो क्वांटिटी नाम की भी कोई चीज होती है। आपको ये एक नाम सोनिया गांधी का, वो एक विधानसभा सीट से जो 1 लाख नाम फर्जी निकले हैं, उससे ज्यादा आपको भारी, उससे ज्यादा आपको वेटेज सोनिया गांधी का नाम लेना लगा। अब इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने के अलावा अनुराग ठाकुर को एक एफिडेविट के साथ ये बात चुनाव आयोग को देनी चाहिए। इनफैक्ट एक एफआईआर भी दर्ज करना चाहिए। या तो चुनाव आयोग ने गलत किया है, या तो सोनिया गांधी की ओर से गलती हुई है, और या तो अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। पर सवाल ये है कि उस बात को रखने से सोनिया गांधी ने कब वोटर लिस्ट में जुड़ी, कब उनको नागरिकता मिली, इससे जो आज की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है क्या वो सही हो जाती है? सवाल बस इतना है। इसके बाद ठाकुर साहब ने एक और बड़ा बम फोड़ा। दरअसल उन्होंने कांग्रेस का नैरेटिव तोड़ने के लिए 6 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जिसपे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीती थी। उसमें से मेनली कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव जीते थे, रायबरेली जहां से राहुल गांधी जीते थे, वायनाड जहां री इलेक्शन में प्रियंका गांधी जीती थी, ऐसे तमाम लोकसभा सीटों का जिक्र किया। और उन्होंने दावा यह किया कि इन सीटों पे भी एक घर में दर्जनों वोटर्स, 40-50 वोटर्स कई जगह रजिस्टर हैं। इसके अलावा एक ही व्यक्ति के कई जगह नाम भी है वोटर लिस्ट में। और यहाँ इंडिया गठबंधन को कोई गलती नहीं नजर आती, यहाँ राहुल गांधी को कोई खामियां नजर नहीं आती। तो बेसिकली पॉइंट बस इतना था कि जहां से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीत रही है वहां पे ये लोग चुप हैं, जहां से हार जाते हैं वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं। खैर, ये बात तो शुरू से बीजेपी कह रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही थी कि जहां पे इंडिया अलायंस जीत जाता है, जहां पे राहुल गांधी जीत जाते हैं, वहां पे नहीं कुछ बोलते हैं, जहां पे हार जाते हैं वहां पे कंप्लेन करते हैं। तो अनुराग ठाकुर ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहे थे, बस नई शराब को पुरानी बोतल में बेच रहे थे, जैसा कि चुनाव आयोग कहता है। इसमें भी बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम जहां जहां हारे हैं वहां फिर से चुनाव कराओ। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो एक सिंपल सी बात है, जो आप, हम, कोई भी आम नागरिक कह सकता है कि भैया हमें वोटर लिस्ट दे दो। और उसके बाद जो हम ये नाम बता रहे हैं, ये नाम कहां से आए, ये फर्जी वोट कहां से आए, उसका हिसाब चुनाव आयोग दे दे। बस इतना ही तो करना है। और अगर अनुराग ठाकुर और बीजेपी को लगता है कि रायबरेली की सीट में, कन्नौज की सीट में भी कुछ गड़बड़ी हुई है, तो फिर उन्हें भी आगे कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट कांग्रेस के इस वोट चोरी अभियान से बीजेपी को भी जुड़ जाना चाहिए कि भाई हमें भी लग रहा है कि राहुल गांधी फर्जी तरीके से जीते हैं या अखिलेश यादव फर्जी तरीके से जीते हैं। और ऐसे में दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनाव आयोग के पास जाएं, उनसे डिजिटल वोटर लिस्ट मांग
खिलाएं, 2 मिनट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो एक अफवाह उड़ी है कि मोदी जी दरअसल अजय राय से 1 लाख से या 1.5 लाख वोटों से बनारस का चुनाव हार गए थे, ये अफवाह है या सच्चाई, ये भी तभी पता चलेगा जब डिजिटल डेटा जो है, डिजिटल वोटर लिस्ट जो है वो बाहर आएगी। और फिर सवाल तो ये भी उठेगा कि 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, और उससे इंपॉर्टेंट बात कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसका प्रोसेस आपने बदल दिया। पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते थे, तो एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त चुना जाता था, अब तो सरकार चुनती है। क्यों ये कानून बदला गया, इस पे भी गवर्नमेंट ने या बीजेपी ने अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी चीज क्लियर करना चाहिए कि 1983 में जब चुनाव आयुक्त का चयन होता था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष होते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष को कर दिया गया है। बेसिकली सरकार जिसको चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगी। तो अगर एक टीम ही अंपायर को नियुक्त करेगा तो अंपायर के फैसले पे सवाल उठना तो लाजमी है ही। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सा सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि राहुल गांधी को एक विधानसभा सीट की जांच करने में 6 महीने लगे क्योंकि उनके पास डिजिटल डेटा नहीं था, डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं थी। और अनुराग ठाकुर 2 दिन के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 लोकसभा सीटों पे कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, कहां कहां फर्जी नाम है, ये सब बता कैसे ले रहे हैं? क्या उनको चुनाव आयोग ने डिजिटल फॉर्मेट में डेटा दे दिया है? और अगर ये बात है तो फिर विपक्ष को क्यों नहीं दिया गया, पूरे देश को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यानी फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है। तो इस तरीके से जो बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो अनुराग ठाकुर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस को चुप कराने के लिए, गांधी परिवार का कार्ड खेलने के लिए, दरअसल वो इस बार पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। जितने सवाल वो लोग कांग्रेस से पूछने आए थे उससे ज्यादा सवाल उनके लिए खड़े हो गए। और कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी इस मुद्दे पे बुरी तरीके से घिर चुकी है, इसीलिए कांग्रेस जो है इसको पूरे देश का एक अभियान बनाना चाहता है। आप देखोगे आने वाले समय में वोट चोर, गद्दी छोड़, लोकतंत्र बचाओ जैसे तमाम नारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और बाकी जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं ऐसे नारों के साथ आगे बढ़ेंगी। 18 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी की यात्रा चलेगी जिसमें तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम अन्य नेता भी शामिल होंगे। और ये लोग हर गांव में, हर गली मोहल्ले में जाके घर घर जागरूकता का अभियान पहुंचाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे उनका वोट चोरी किया जा रहा है। और ये केवल बिहार तक नहीं होगा, हर राज्य में जो वहाँ का क्षेत्रीय नेता है वो अपने अपने स्तर पे इस काम को करेगा। और ये इकलौता ऐसा मुद्दा मिल गया है विपक्ष को जिसने विपक्ष के खेमे में भी जान डाल दी है। टॉपिक पे तो विपक्ष का हर नेता एकजुट हो जा रहा है क्योंकि सबकी साख दांव पे लगी है। इसके अलावा बिहार में जिस तरीके से एसआईआर में चुनाव आयोग की फजीयत हो रही है, आर्यभट्ट ने 1 शून्य की खोज की थी, चुनाव आयोग ने केवल बिहार में 3 लाख शून्य की खोज की है। 3 लाख बिहार में ऐसे मकान हैं जिनका मकान नंबर 0 मिला है चुनाव आयोग की पहली वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट में। और कमाल कमाल के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। एक महिला की उम्र 124 साल है और एक ऐसा भी वोटर है जिसकी उम्र 1 साल लिखी गई है। तो रेड बुल पी के जो ये वोटर लिस्ट बन रही है इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, लगातार इस पे सुनवाइयां चल रही हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, आपने सुना होगा मोदी जी यूएस जाने वाले हैं और भारत में आज के समय पे जो हो रहा है, 300 सांसदों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वोट चोरी का मामला विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। तो अगर अमेरिका में, चलो इंडिया में तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं और यहाँ पे किसी की इतनी बिसात भी नहीं है कि मोदी जी से सवाल करे, पर अगर यूएस में मोदी जी से किसी ने पूछ लिया इस वोट चोरी के मामले में, फिर आपको क्या लग रहा है मोदी जी क्या कहेंगे? कि 2 देशों के लीडर ना व्यक्तिगत मामलों के लिए मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि आने वाले समय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाले हैं और चांसेस बहुत ज्यादा है कि बहुत बड़े बदलाव भी आप देश में देखोगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में और क्या आपको लगता नहीं है कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो देश में सार्वजनिक कर देना चाहिए, हर कोई देख सके, हर कोई मिला सके, ताकि पूरी शंका ही समाप्त हो जाए। 10 मिनट में पता चल जाएगा कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और सरकार की साख पे जो सवाल लग रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे।